जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस के लिए और 689 पोस्ट का जो एग्ज़ाम आपका जनवरी महीना में होने वाला है, उसके लिए हम लोग लगातार डेली 10 बजे से लाइव क्लास करते हैं। और क्लास से जब हमारा प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाता है तब हम लोग वन लीनियर फॉर्म में भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करते हैं। हम चाहते हैं कि आपको हर तरीक़ा से तैयार किया जाए ताकि इस बार जो 365 में गलती किए, जो 2380 में गलती किए, जो 8415 में गलती किए, इस बार गलती ना करें और इस बार आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन तभी होगा जब आप सभी हमारा साथ देंगे, आप सभी हमारे साथ मेहनत करेंगे। और आपको बता दें कि हम सोच रहे थे कि चक्षु पब्लिकेशन का जो बुक है उससे एक दिन 100 प्रैक्टिस सेट का 100 क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट लेकर आए। अगर आप चाहते हैं चक्षु पब्लिकेशन का जो बुक मार्केट में आया हुआ है उसका हम क्वेश्चन करवाएं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि उसका भी प्रैक्टिस सेट हम आपको करवा सकें। और उम्मीद है कि आप सभी यह चाह रहे होंगे कि प्रैक्टिस सेट उस किताब से भी हम करवाएं। तो सभी लोग का कमेंट आया तो कल का ही वीडियो जो रहेगा वो आपका चक्षु पब्लिकेशन का पहला प्रैक्टिस सेट का रहेगा। और आज का पहला क्वेश्चन देखिए कि रिक्टेस नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। सबसे पहले आपको बता दें कि विटामिन से होने वाले रोग और विटामिन में कौन सी चीज़ में कौन विटामिन पाया जाता है, ये सभी डाउट जो है हमने ऑलरेडी आपका क्लियर कर दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। तो देखिए, अगर रिक्टेस पूछा जाए कि रिक्टेस नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है तो आपको बता दें कि जो रिक्टेस नामक बीमारी है वो विटामिन डी की कमी से होती है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछे कि रिक्टेस किसकी कमी से कारण से होता है तो विटामिन डी के, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है बेरी बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिक्टेस रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। तो विटामिन और रोग आपका क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि डिप्थेरिया नामक बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। फटाफट सही जवाब बताइए। साइंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट सही जवाब बताएंगे कि डिप्थेरिया नामक बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। तो दो का अगर आप ऑप्शन डी गाला बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। डिप्थेरिया नामक बीमारी शरीर के गाला जो होता है उसको प्रभावित करती है। तो दो का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए कि भोर तथा शाम काल का तारा किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार करवाए हैं और आपको बार बार बताते हैं कि क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग हो सकता है, क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, लेकिन उसका आंसर एक ही होगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि भोर का तारा, शाम का तारा। तो भोर का तारा और शाम का तारा किसे कहते हैं? पृथ्वी की छोटी बहन को। तो पृथ्वी की छोटी बहन कौन है? तो शुक्र है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भोर का तारा कह लीजिए, चाहे शाम का तारा कह लीजिए, या पृथ्वी का छोटा अगर पृथ्वी की छोटी बहन कह लीजिए, या सबसे चमकीला ग्रह कह लीजिए, तो ये सभी शुक्र हो जाएगा। तो 3 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा होगा, क्लास अच्छा लग रहा होगा। आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और जितने भी हमारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे ताकि डेली क्लास उनको मिल सके। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गोलकुंडा किला किस राज्य में अवस्थित है। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। फटाफट सही जवाब बताएंगे 4 नंबर का कि 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा। गोलकुंडा किला किस राज्य में अवस्थित है। देखिए, यह तेलंगाना में है। अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गोलकुंडा किला जो है वो तेलंगाना राज्य में है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न 1 नंबर का है, स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत बार ये क्वेश्चन करवाए हैं। UN हो गया, WHO हो गया, या ओपेक हो गया, ये सभी बहुत बार आपको करवाए हैं। तो फटाफट बताइए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी WHO का हेडक्वार्टर। तो देखिए 5 का ऑप्शन सी जेनेवा में हो जाएगा। WHO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है।
तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। फटाफट सही जवाब बताएंगे कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो 6 का ऑप्शन है लाल हो जाएगा। लाल बिल्कुल राइट आंसर है। लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, तो 6 का ऑप्शन है आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बहुत बार बताया है और यह बिहार मद्य निषेध में पूछा भी गया है 365 में कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर देखिए कि पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष रखा गया। पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष रखा गया। तो 8 का ऑप्शन भी 1 अक्टूबर 2006 हो जाएगा। पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी जो है 1 अक्टूबर 2006 को रखा गया। तो 8 का ऑप्शन भी 1 अक्टूबर 2006 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कतई जहर प्रश्न है और बिहार पुलिस में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने स्थापित करवाई थी। तो देखते हैं कि कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब बता पाते हैं। फटाफट सही जवाब दीजिए। बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आ रहा है जहांगीर। जो लोग भी बता रहे हैं उनका सही जवाब है न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने स्थापित करवाई थी। तो जहांगीर ने। तो 9 का ऑप्शन भी जहांगीर बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर देख लीजिए कि भूमध्य सागर कितने महाद्वीपों की सीमा को छूती है। ये भूगोल का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, पूछा जाता है कि भूमध्य सागर कितने महाद्वीपों की सीमा को छूती है। तो 10 का देखिए ऑप्शन सी 3 बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भूमध्य सागर 3 महाद्वीप की सीमा को छूती है। तो 10 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आपको बता दें कि इस बुक में 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाते हैं और प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि 365 का जो एग्ज़ाम हुआ था और 76 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था वो सभी का क्वेश्चन पेपर जो है आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको इसमें प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देख लीजिए पूरा प्रैक्टिस सेट आपको नज़र आ रहा होगा और बिल्कुल 10th लेवल का क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो देखिए अगर आप बिहार मद्य निषेध के एग्ज़ाम में इस बार चाहते हैं एक सीट पक्का करना, अगर आप चाहते हैं इस बार सिलेक्शन लेना, तो आप सभी इस बुक को ज़रूर ले लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सोच क्या रहे हैं, जाइए और जल्दी से इस बुक को ले लीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए 11 नंबर है कि जल प्लावित क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। जल प्लावित क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हाइड्रोफाइटा कहते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं जो जल क्षेत्र में, जिसे हम लोग जल क्षेत्र में जो भी पौधे उगते हैं, जलीय पौधे जो होते हैं, उन्हें हाइड्रोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो 11 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जाता है डोंगरी किस राज्य की भाषा है। बहुत बारे क्वेश्चन करवाए हैं डोंगरी भाषा। तो देखिए बहुत इजी है, सभी लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में डोंगरी भाषा बोली जाती है। तो डोंगरी किस राज्य की भाषा है, जम्मू कश्मीर की है। अगला प्रश्न देखिए कि शनि ग्रह में मौजूद वलयों की संख्या कितनी है। तो अगर शनि ग्रह में मौजूद वलयों की संख्या की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 7 हो जाएगा। शनि ग्रह में मौजूद वलयों की संख्या कितनी है, 7 है। अगला प्रश्न 14 नंबर देखिए कि कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन देख लीजिए और फटाफट बताइएगा कि कितने पाकिस्तान नामक जो लेखक हैं पुस्तक के वो कौन है। देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न याद रखिएगा कतई जहर प्रश्न है, हर हाल में पूछा जाएगा
कि सलाल परियोजना किस नदी पर है। गंडक परियोजना पूछा गया था, अब की सलाल या सतलज परियोजना पूछा जाएगा तो याद रखिएगा सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है चिनाब नदी हो जाएगा। सलाल परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है, तो 15 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर देखिए कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है। ऐसे क्वेश्चन आपके 76 पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था बिहार मध्य निषेध का, उसमें पूछा गया था, इसीलिए आपको करवा रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वनस्पति से संबंधित। तो याद रखिएगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति जो होती है उसे हम लोग मेसोफाइट कहते हैं। मेसोफाइट कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो भी पौधे पाए जाते हैं उसे हम लोग मेसोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन तो इजी है लेकिन कतई जहर है, बहुत बार पूछा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 अक्टूबर को इनका जयंती मनाया जाता है। महात्मा गांधी का भी जयंती 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर की किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। फटाफट सही जवाब बताएंगे कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। तो 18 का ऑप्शन है शोएब अख्तर हो जाएगा। शोएब अख्तर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए स्वेज नहर किन महासागरों को जोड़ता है। फटाफट 19 नंबर सही जवाब बताइए कि स्वेज नहर किन महासागरों को जोड़ता है। तो 19 का ऑप्शन भी भूमध्य सागर लाल सागर हो जाएगा। भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ता है, तो याद रखिएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर है कि एक डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितने मिनट का अंतर होता है। तो देखिए एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समयों के बीच में जो अंतर होता है वो लगभग 4 मिनट के बराबर होता है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो फटाफट बताइए। शंकराचार्य अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक जो थे वह शंकराचार्य थे। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर के जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, जो लोग याद करेंगे उनका 1 नंबर कन्फर्म है। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर कि जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है, और देखते हैं कितने लोग सही सही जवाब बताते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए बल किसका मात्रक है। बल न्यूटन जो है बल का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तो 2 ऑप्शन बचा, ऊर्जा हो गया और शक्ति हो गया। तो देखिए जूल प्रति सेकंड जो है वह शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, ऊर्जा का नहीं। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति सेकंड नहीं है। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक वाट भी होता है, लेकिन यहाँ जूल प्रति सेकंड दिया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा और गलत आंसर देके चले आइएगा। अगला प्रश्न देखिए उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति कहलाती है। उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय को तो बता दिए थे, लेकिन अब आपको उष्ण कटिबंधीय बताना है। तो अभी आपको बताया है ना कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय, जो शीतोष्ण कटिबंध में पेड़ पौधे रहते हैं उसे मेसोफाइट कहा जाता है, और जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों के वनस्पति होते हैं उन्हें हम लोग जीरोफाइट कहते हैं। मतलब जो मरुदोभिद जिसे हम लोग कहते हैं, मरुदोभिद, जलोदोभिद, ये सब जो है मरुदोभिद जीरोफाइट को कहते हैं। जो मरुस्थलीय क्षेत्र में जैसे सागवान का वृक्ष हो गया, उसके बाद जो भी कंटीले वृक्ष होते हैं जिन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है वो सभी मरुस्थल में पाए जाते हैं, उन्हें जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 24 नंबर देखिए कि भारतीय रेल डीजल के इंजन का निर्माण कहाँ करता है। तो देखिए इंडियन रेलवे जो है डीजल इंजनों का निर्माण जो है वह आपका कहाँ करता है, तो वह आपका वाराणसी में करता है। अगला प्रश्न देखिए देवदास उपन्यास की रचना किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि देवदास उपन्यास की रचना किसने की। तो इसका सही जवाब शरद चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। शरद चंद्र चटर्जी ने देवदास उपन्यास की रचना की। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे। जो क्वेश्चन बताएगा वह 1 नंबर पाएगा। स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर। 3 ही ऑप्शन है, 3 ही ऑप्शन में से आपको सही जवाब बताना है।
तीन ही ऑप्शन आपको दे रहे हैं, फिर भी आप लोग सही जवाब बताइए। सभी लोग का सही आंसर है, सभी लोग का सही आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। CR गोपालाचारी नहीं हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर भारतीय पूछता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तब CR गोपालाचारी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर पूछा है तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। और अगर अभी तक टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ आपको सभी क्लास का PDF मिलता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है, पार्षद के वेबसाइट पर कोई भी नोटिस आता है तो आपको वहीं देखने को मिलता है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और आपके लाइक, आप लोग लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं, तो जितने भी दोस्त हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करें ताकि हम मोटिवेट हो सके। और 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेटूर बांध किस नदी पर बनी है? ये भी कतई जहाँ प्रश्न स्टार लगा लीजिए। मेटूर बांध किस नदी पर बना है? तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा कावेरी नदी पर। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो देखिए अंत्योदय जो पीला कार्ड BPL APL चलता है राशन योजना, यह जयप्रकाश नारायण जी का अंत्योदय का विचार था। तो याद रखिएगा अंत्योदय शब्द का सबसे पहले विचार किसके मन में है? जयप्रकाश नारायण के। आगे देखिए अगला प्रश्न है 29 नंबर की, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण एवं आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? अब बताइए, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण एवं आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो 29 का ऑप्शन डी हाइग्रोफाइटा हो जाएगा, हाइग्रोफाइट हो जाएगा। हाइग्रोफाइट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर की, AC को DC में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, विद्युत प्रेरकत्व की। विद्युत प्रेरकत्व का जो मात्रक है वह हेनरी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो देखिए नाभिकीय क्रियाओं में अगर हम लोग बात करें, नाभिकीय क्रियाओं में जो है वह आपका यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। तो यूरेनियम देख लीजिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नाभिकीय क्रियाओं में यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जास्ता एवं तांबा के मिश्रण को क्या कहते हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। जास्ता एवं तांबा के मिश्रण को हम लोग पीतल कहते हैं। जास्ता एवं तांबा के मिश्रण को पीतल कहा जाता है। अगला देख लीजिए कि बर्नौली का प्रमेय किससे संबंधित है? फटाफट जल्दी से बताइए कि बर्नौली का प्रमेय किससे संबंधित है? तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से। बर्नौली का जो प्रमेय है ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न 36 नंबर की, भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस पर खर्च होती है? तो देखिए भारत की जो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा है वह आपका ईंधन तेल पर खर्च होती है। तो ऑप्शन सी ईंधन तेल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम लोग कहते हैं, सांद्र HCl में नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर क्या बनता है? अब बताइए, सांद्र HCl है उसमें हम लोग क्या नाइट्रिक अम्ल HNO3 मिलाते हैं, नाइट्रिक अम्ल, तो क्या बनता है? तो बताइए कि HCl में अगर हम लोग नाइट्रिक अम्ल मिलाएं, सांद्र HCl है, तो यह जो बनेगा वह क्रियाशील क्लोरीन बनेगा, क्रियाशील क्लोरीन बनता है। तो ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए और देखते हैं कितने लोग का सही जवाब आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है और जो लोग भी याद करेगा, बिहार होमगार्ड में यह क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार फार्मर में क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार मद्य निषेध में 365 में क्वेश्चन पूछा गया था, और बिहार होमगार्ड का जो परीक्षा शायद 2021 में हुआ था या 2020 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं कि हाजीरपुर है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीरपुर में है। तो हाजीरपुर आपका सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है और अभी आपको जाना नहीं है क्योंकि अभी आपका प्रैक्टिस सेट है, अभी 1 लीनियर क्वेश्चन अभी बाकी है। तो देखिए अगर आप बहुत बेटर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 1 लीनियर क्वेश्चन को भी देखना होगा। तो 39 का सही जवाब आप लोग होमवर्क में बताइएगा कि C6H12O6 किसका रासायनिक सूत्र है। और ये भी कतई जहर प्रश्न है बिहार मध्य निषेध के एग्जाम के दृष्टि से, तो इसका भी आप लोग सही जवाब बताइएगा।
ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। और अभी तक हम लोगों ने 39 क्वेश्चन किए। 39 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी आपको जाना नहीं है, भी 1 लीनियर क्वेश्चन करवाएंगे। तो अभी तक एक बार शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर लाइक नहीं करते हैं तो बहुत दुख की बात है। तो लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए 1 लीनियर क्वेश्चन को सबसे पहले देख लेते हैं। 1 लीनियर क्वेश्चन में आज हम लोग देखेंगे हमारा सौरमंडल। हमारा सौरमंडल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे वो सभी क्वेश्चन करेंगे। ज्योग्राफी का सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो गया, टॉपिक आपका हमारा सौरमंडल हो गया। 1 से 2 नंबर कन्फर्म है, हमारा सौरमंडल से पूछा जाएगा, तो आप सभी देख लीजिएगा। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है तो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का अध्ययन है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग होता है। ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत है। इसे बिग बैंग थ्योरी हम लोग कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बेल्जियम के जॉर्ज लेमेनेटर ने 1894 से 96 में किया था। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है तो कोपरनिकस को, जो पोलैंड के निवासी थे। आगे देखिए कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? टॉलमी कहा था। दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से पढ़िएगा। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? सभी लोग जानते हैं कि केपलर ने ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया, जो जर्मनी का था। आगे देखिए ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। किसने बताया था? तो एडविन हबल ने 1920 में बताया था कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। सौरमंडल का विकास कितने साल पहले हुआ था? तो देखिए सौरमंडल का जो विकास है 4.5 अरब पहले हुआ था। और ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? तो हिग्स बोसान जो है वो ब्रह्मांड का मौलिक कण है। और हिग्स बोसान का अन्य नाम गॉड पार्टिकल भी है। आगे देखिए सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लॉर्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ, तो ये जेनेवा में है। सर्न जो है वो जेनेवा में है। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है, क्योंकि दूरी का मतलब प्रकाश वर्ष है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो देखिए ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा होते हैं वो अभिनव तारा होते हैं और सुपरनोवा तारा होते हैं। सुपरनोवा का मतलब क्या हुआ? तो सुपरनोवा का मतलब मृतप्राय तारे के विस्फोट अवस्था। आगे देखिए कि 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है पारसेक होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। हर हाल में पूछा जाएगा। 1 प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10 के पावर 15 किलोमीटर, अब सॉरी मीटर। आगे देखिए कि आकाशगंगा है तो गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों का समूह। आकाशगंगा जो हमारा गैलेक्सी है वो गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला है। मिल्की गैलेक्सी है। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है तो दुग्ध मेखला कहा जाता है। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है, याद रखिएगा। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी, जिसे हम लोग एंड्रोमेडा के नाम से भी जानते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था, तो गैलीलियो ने सबसे पहले आकाशगंगा मंदाकिनी को देखा था और बृहस्पति को भी खोजा था। नेबुला निहारिका जिसे हम लोग कहते हैं, तो निहारिका क्या है? तो अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है जिसे हम लोग निहारिका कहते हैं। आगे देखिए कि नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन होता है और पल्सर होते हैं तो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर कहलाता है
और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। तो और जितने भी दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। करने वाले हैं जिसमें आपका ऑल सब्जेक्ट शामिल रहेगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, सभी क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में शामिल रहेगा। तो अगर आने वाली वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सपना है बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना और 80+ स्कोर का टारगेट अगर आप लेके चल रहे हैं, तो आप सभी इस लाइव प्रैक्टिस सेट में जुड़ जाएं। और आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 100 प्रैक्टिस सेट करेंगे, 1 से 100 तक के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। बिल्कुल आपका एग्जाम वाला प्रश्न रहेगा, तो सभी लोग इस वीडियो में जुड़ जाएं। और जितने लोग भी जुड़ गए हैं, अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दें, ताकि सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आज पूरा सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट होगा, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो पहला क्वेश्चन, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ देख लीजिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को कैसे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो पहला मेथड होता है वाक्य बनाकर। वाक्य बनाकर आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग में अंतर कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप जानते हैं, तो अगर इसका नियम आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग का रूल पढ़े हैं, तो आप डायरेक्ट बता देंगे। तो देखिए, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो शराब। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शराब। क्योंकि शराब से अगर आपको वाक्य बनाने के लिए कहा जाए शराब से, तो आप वाक्य क्या बनाइएगा? शराब से वाक्य बनाइए। उसने शराब पी है, उसने शराब ली है, चाहे पी है, सब में आपका स्त्रीलिंग का ही बोध होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी शराब हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि किसी खास जाति का बोध हो, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिस संज्ञा से किसी खास जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए, अगर हम लोग लेखक की बात करें, तो लेखक में जितने भी राइटर हैं सभी आ जाएंगे। तो ये एक खास जाति का बोध कर रहा है। शिक्षक में सभी शिक्षक शामिल हो जाएंगे, पूरे विश्व का शिक्षक शामिल हो जाएंगे, तो ये भी एक खास जाति का बोध कर रहा है। वकील में पूरे देश का वकील, पूरे संसार के वकील जो है वो शामिल हो जाएंगे। तो यह भी एक खास जाति का बोध कर रहा है। तो इसका सही जवाब मीठा हो जाएगा। 2 का सही जवाब आपका ऑप्शन डी मीठा हो जाएगा, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा होता है, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। और जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा होता है कि वह संज्ञा जो किसी खास जाति का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में लेखक हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा, जानवर हो जाएंगे। तो ये सभी जो है वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। लेकिन मीठा जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? और देखिए, अगर आज लाइव 100 बच्चे नहीं है, तो फिर ये गड़बड़ काम है। सभी लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सभी ग्रुपों में वीडियो को फैला दीजिए। और 3 नंबर का सही जवाब बताएं, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? तो देखिए, हिंदी वर्णमाला की हम लोग बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर जो होते हैं 4 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और कौन कौन होते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। व्यंजन स का उच्चारण स्थान क्या है? व्यंजन तलाबे सा हम लोग क्या कहते हैं इसे? ये पेटकट्टा सभी कहीं कहीं कहा जाता है, कहीं कहीं मूर्धन्य सा कहा जाता है। तो इस स का जो है आपका उच्चारण स्थान क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका उच्चारण करके देखिए, उच्चारण कीजिए। तो उच्चारण करने के बाद हम मूर्धा जो है उससे उच्चारण होता है। तो इसका सही आंसर 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जीके का क्वेश्चन शामिल हो गया। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया? महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया? तो 5 का सही जवाब बताइएगा। पाठ दिया, ये गलत हो जाएगा। संदेश दिया, ये भी गलत है। शिक्षा दिया, ये भी गलत है। उपदेश दिया। महात्मा गांधी ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया? उपदेश दिया। तो 5 का ऑप्शन डी उपदेश सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, न जीता जा सकने वाला वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। अनेक शब्द से एक शब्द बनाए,
ये भी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछा जाता है। मतलब बेसिकली आपका हिंदी ग्रामर अगर अच्छा है, हिंदी व्याकरण अगर आपका सही है, तो आप इस सभी प्रश्नों का, हिंदी के प्रश्न जो भी पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, उससे आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। 6 नंबर देख लीजिए, न जीता जा सकने वाला, मतलब उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, तो वह अजय है। उस पर किसी का जय नहीं होगा, वह अजय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न जीता जा सकने वाला। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, नीरस शब्द का संधि विच्छेद का चयन कीजिए। नीरस का संधि विच्छेद, तो 7 नंबर प्रश्न में आपको नीरस का संधि विच्छेद करना है। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। तो नीरस शब्द का संधि विच्छेद करना होगा, तो कैसे कीजिएगा? तो नीह जोड़ रस, नीह प्लस रस, तो नीरस शब्द का संधि विच्छेद यही हो जाएगा। और ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संधि का परिभाषा होता है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि होता है। आगे देख लीजिए 8 नंबर, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुहावरा है और इसका अर्थ आपको बताना है। कमर कसना, तो कमर लोग कब कसते हैं? जब कोई उनका टारगेट होता है। जैसे आप बिहार पुलिस के लिए अभी से ही कमर कस लीजिए, क्योंकि वैकेंसी तो बहुत जल्द आने वाला है। तो बिहार देखिए यहाँ कमर कसना, तो कमर कसना का मतलब हो गया कि श्याम ने बिहार पुलिस के लिए कमर कस लिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दृढ़ निश्चय कर लेना। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दृढ़ निश्चय कर लेना। अगला प्रश्न देख लीजिए 9 नंबर, करुण शब्द का विलोम क्या है? करुण शब्द का विलोम क्या है? 9 का सही जवाब बताइएगा कि करुण शब्द का विलोम क्या है। तो देखिए विलोम शब्द से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उल्टा शब्द जिसे हम लोग कहते हैं। तो करुण का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम निष्ठुर हो जाएगा। करुण का विलोम जो होता है निष्ठुर होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाता। अगला प्रश्न देख लीजिए, पावक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए अभी आपको बताया है ना कि अगर आपका थोड़ा सा भी हिंदी व्याकरण कंप्लीट है तो आप सभी प्रश्नों का सही जवाब दे सकते हैं। और देख लीजिए उल्टा शब्द, पर्यायवाची शब्द, लिंग पुल्लिंग, यही सबसे क्वेश्चन पूछता है। तो 10 का पावक का मतलब क्या होता है? पावक का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, तो 10 का ऑप्शन भी हो जाएगा हुतासन। हुतासन जो है वह पावक का पर्यायवाची शब्द है, तो 10 का ऑप्शन भी हुतासन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, तो देख लीजिए 11 नंबर है, चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ वर्ड पेंचांट। इसका जो है नियरेस्ट मीनिंग चुनना है। चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ वर्ड, तो यहाँ वर्ड दिया गया है, इसी का नियरेस्ट मीनिंग चुनना है। तो 11 का ऑप्शन है लाइक हो जाएगा। ऑप्शन है लाइक बिल्कुल सही आंसर। आगे देख लीजिए, चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड। ओवरेट का जो है उल्टा शब्द चुनना है। जैसे हम लोग हिंदी में अभी करुण का चुने हैं, वैसे इंग्लिश में होता है अपोजिट मतलब उल्टा। तो ओवरेट का अगर हम लोग अपोजिट चुने तो ओवरेट का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर डिसेंट हो जाएगा। ऑप्शन सी डिसेंट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। आई हैव बीन इल डैश लास्ट संडे, मतलब यहाँ देख लीजिए आई हैव बीन इल डैश लास्ट संडे, यहाँ खाली स्थान में प्रीपोजिशन भरना है। तो प्रीपोजिशन में क्या भराएगा? तो देख लीजिए ये जो यहाँ पूछा जा रहा है इल के बाद, तो यहाँ सही आंसर तेरा का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यह लास्ट संडे से जो है वह बीमार है। तो इल के बाद सिंस होगा, आई हैव बीन इल सिंस लास्ट संडे। अगला प्रश्न देख लीजिए 14 नंबर, फादर शैल रिटर्न डैश एन आवर। एन आवर, यहाँ एन है मतलब यहाँ जो भी होगा, यहाँ देख लीजिए ड्यूरिंग नहीं होगा। एन है तो ड्यूरिंग होगा कि नहीं देख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इंग्लिश के और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ बहुत लोग कह रहे होंगे कि आफ्टर होगा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि आफ्टर होगा, लेकिन आफ्टर नहीं होगा। फादर शैल रिटर्न विथ इन एन आवर, मतलब 1 घंटा में उसके जो पिताजी थे वो वापस चले आए। तो इसका सही आंसर विथ इन एन आवर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 15 नंबर, फाइंड द राइट स्पेल्ट वर्ड। फाइंड द राइट स्पेल्ट वर्ड, तो इसका सही जवाब देख लीजिए।
इसका सही जवाब देख लीजिए, ज्वेलरी में यहाँ कौन सा सही है देख लीजिए, क्योंकि चारों ज्वेलरी का ही मीनिंग है, लेकिन सभी मीनिंग एक समान नहीं है, सभी में 3 गो गलत है और 1 गो सही है। तो 15 का ऑप्शन डी, ज्वेलरी का मतलब होता है GJELLERY, ज्वेलरी, इस ये सही है, बाकी सब आपका गलत है। तो अब 5 क्वेश्चन, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए, 1/3, 2/9, 5/6, 4/7 27 का लघुत्तम समवर्त निकालना है, मतलब लघुत्तम LCF निकालना है। LCF इसका निकालना है, HCF नहीं, LCF निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं हम, नीचे वाला का जो है वह लघुत्तम निकालते हैं, नीचे वाला को क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। तो इसका LCM निकाल लेंगे। तो LCM निकालने के बाद क्या हो जाएगा, इसका LCM निकालिए। तो इसका LCM आप लोग निकाल लीजिएगा, तो इसका LCM क्या हो जाएगा, तो ऐसे निकालिए ना, 3 6 9 और 27, इसका LCM निकाल लीजिए। 3 से एक बार में 2 और 3 और यहाँ 9, तो फिर एक बार ले जाइए 1 2, यहाँ हो जाएगा 1 और 3, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 तिया 54, क्या हो जाएगा, इसका 54 हो जाएगा। 54 इसका क्या हो जाएगा, इसका 54 जो है LCM हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ 1/54 नहीं होगा, इसका सही आंसर 20/3 हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व कीजिएगा, ऊपर वाला भागा देकर जोड़िएगा तो ये कट जाएगा। 18 तिया 54 3 बार में कट जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 20/3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ बनाने लगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है हमको 100 क्वेश्चन आज करवाना है, कंप्लीट करवाना है। और वीडियो पर लाइक बहुत कम है, तो जितना हो सके वीडियो को पर लाइक कीजिए और शेयर भी करते रहिए, क्योंकि आपके लिए हम 100 क्वेश्चन आज के वीडियो में करवाने वाले हैं। और बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर उनको डेली क्लास करना है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन भी मैथ का है, देख लीजिए। 2 संख्या का लघुत्तम समापर्त माने LCF दिया हुआ है, लघुत्तम समापर्त 1920 है और महत्तम समापवर्तक 16 है। यहाँ देख लीजिए, इस प्रश्न का LCF दिया हुआ है, LCF दिया हुआ है, कितना है LCF आपका 1920 है। HCF भी दिया हुआ है, HCF कितना है आपका 16 है। और यदि एक संख्या 128 हो तो इसका सूत्र होता है LCF गुणे HCF, LCF गुणे HCF बराबर A गुणे B होता है, इसका सूत्र LCF गुणे HCF बराबर A गुणे B होता है। तो LCF 1920 है, 1920 LCF है और HCF 16 है, इक्वल 128 गुणे B। इसी को आप लोग हल कर दीजिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा, और इसको आप हल कीजिएगा तो इसका सही आंसर 240 आएगा। तो सूत्र अभी बता दिए, तो उसी इक्वेशन के आधार पर आप लोग हल कर लीजिएगा, 240 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 16 के ऊपर पावर है 3/4 बराबर है। तो देखिए इसको हल कर भी सकते हैं या याद भी कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो सही जवाब दीजिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा 2। अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है, तो 2 है। तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 20 नंबर है, किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193 है। इस संख्या का 47 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। पहले तो हमें वह संख्या ज्ञात करना होगा कि जिसको 893 से भाग देने पर शेषफल 193 प्राप्त होता है। भाज्य भाजक ये सूत्र होता है, आपको मालूम होगा, जिसमें शेषफल दिया हुआ है और भाग देने वाला संख्या दिया गया है, तो उसका जो है पहले कितने में भाग दिए वो निकालेंगे और उसमें 47 से भाग देंगे। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 बिल्कुल सही आंसर, 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला परसेंटेज का क्वेश्चन है, देख लीजिए। मैथ में आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा,
चाहे प्रॉफिट लॉस हो, अलजेब्रा हो या जो भी क्वेश्चन हो, सभी से नंबर सिस्टम हो, सभी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसका क्लास जो है, कोर्स जो है, मैथ का हो, हिंदी का हो, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसका कोर्स हमारे ऐप पर लॉन्च हो चुका है, जिसमें नंबर सिस्टम का 2 क्लास हो चुका है, प्रॉफिट लॉस के 5 क्वेश्चन 5 क्लास हुए हैं, और परसेंटेज का जो है उसका भी क्लास हुआ है, एवरेज का लगभग 3 क्लास हुआ है। तो देखिए, अगर तैयारी आप बेहतर करना चाहते हैं तो आप कोर्स से ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ देख लीजिए, 2 संख्याओं का औसत 180 है। यदि एक संख्या दूसरी की आधी है तो दोनों संख्याओं का औसत जो है 180 है, और पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की आधी है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे सभी जो है एक दूसरे के आधी है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है और इसका सूत्र का प्रयोग करके इसको आप बनाइएगा तो इसका सही आंसर 120 240 हो जाएगा, क्योंकि 120 या 240 कितना हो जाएगा, 120 या 240 360 होते हैं, और 360 में 2 से भागा दीजिएगा कि इस तरह से आपका 21 का सही आंसर 120 240 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक व्यक्ति 6 इंच व्यास की 98 चपातियाँ खा लेता है, वह 42 इंच व्यास की कितनी चपातियाँ खाएगा। तो ये भी आपका इक्वेशन पर ही आधारित है, सूत्र पर, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है, यदि उस आयत की चारों भुजाओं का योग 206 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और यहाँ देख लीजिए आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है, और उसके आयत की चारों भुजाओं का योग 206 है। तो सबसे पहले हम लोग उसकी चौड़ाई ज्ञात करेंगे और उसमें 23 जोड़ देंगे तो आयत की लंबाई जो है वह निकल जाएगा। उसके बाद जो है उस सूत्र पर लगाकर उसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आगे देख लीजिए, यदि किसी ईंट की चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और आयतन 3 लीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगा। तो पहले ऊंचाई दिया है, चौड़ाई दिया है, तो लंबाई पहले ज्ञात करेंगे और उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न को सॉल्व करने के बाद जो सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर देख लीजिए, 32 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची एवं 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार को बनाने में 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आकार के कितने ईंटों की आवश्यकता है। तो ये भी बिल्कुल आपका फार्मूला बेस्ड है, तो इसका सही आंसर 12800 हो जाएगा। सभी क्वेश्चन का आप लोग कॉपी में नोट कर लें और फिर सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व कीजिएगा तभी आपको प्रैक्टिस करते रहना है, तभी जो है आपको प्रैक्टिस करने का अभ्यास होगा और आप एग्जाम में ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। आगे देख लीजिए, 4, 6, 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है। 4, 6, 8 20 से भी विभक्त हो जाती है, तो यहाँ देख लीजिए उसका वर्ग भी है। 4, 6, 8 से वह विभक्त भी हो जाती है, तो 4, 6, 8 से वह विभक्त हो जाती है और वर्ग भी है। तो 26 का देख लीजिए, 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 3600। 3600 वर्ग भी है और यह 4, 6, 8, 20 से विभक्त भी होने वाली सबसे छोटी संख्या है, तो ऑप्शन सी 3600 हो जाएगा। देख लीजिए परसेंटेज का क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 2 लगातार 10% तथा 15% छूट के बराबर एक छूट कितने प्रतिशत की होगी। तो यहाँ 2 लगातार छूट मिल रहा है, 10% मिल रहा है और फिर 15% मिल रहा है। मतलब पहले से 100 में से 10 घटा लीजिए, उसमें से 15 घटा लीजिए, क्योंकि लगातार 2 छूट है। तो लगातार आप परसेंटेज में जब छूट मिलता है तो आपको उसका सूत्र तो मालूम है। तो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा 23.5%। आप सोच रहे होंगे कि हमें टोटल वस्तु पर 10 और 15 25% की छूट मिल गई, लेकिन दुकानदार ऐसा नहीं है, वो लगातार दे रहा है तो आपको 23.5% पर ही वो वस्तु उसमें छूट मिला। और आप सोच रहे हैं कि 25% तो ये नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। यहाँ देख लीजिए, दिलीप एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है। दिलीप एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है तथा उसके मूल्य 20% अधिक दाम में बेच देता है। दिलीप को कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो 3 से 4/4 दाम में वो खरीदता है, 3/4 दाम में खरीदता है और 20% लाभ पर वो बेच देता है। तो उसका जो लाभ होगा वह आपका 60% लाभ होगा। ऑप्शन सी 60% हो जाएगा। एक व्यक्ति एक साइकिल को 12% छूट पर 330 रुपये में खरीदता है।
साइकिल पर अंकित अमूल है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? CP इसका 330 हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 330, क्योंकि वो खरीदता है 12%। एक व्यक्ति एक साइकिल को 12% छूट पर खरीदता है, मतलब 330 का 12% निकाल कर 330 का 12% निकाल कर उसमें जोड़ेंगे तो अभी टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे कि कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस नहीं निकला है। तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो यहाँ साइकिल का मूल्य अंकित बताना है, मतलब सेलिंग प्राइस ही यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका अगर मान लीजिए कि यहाँ 375 पहले ले लेते हैं, 375 का हम लोग 12% निकालते हैं, 375 का 12%, तो ये सॉल्व करना होगा और सॉल्व कीजिएगा तो 12% निकल जाएगा, तो 330 ही आएगा। तो इसका सही आंसर 29 का ऑप्शन है, 330 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 30 नंबर। यदि 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है हमने ऐप पर करवा दिए हैं। अगर आपका मैथ बेसिक से कमज़ोर है, मैथ में अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो आप क्लास से ज़रूर जुड़ जाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आज ही को क्लास से ज्वाइन हो जाए। यदि 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं तो केवल 8 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में पूरा करेंगे? तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर 15 घंटा हो जाएगा। तो देख लीजिए 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाते हैं, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 से 12 क्वेश्चन मैथ के, तो ये सभी पर आपको कवर करना होगा। और लगभग 70 से 75 क्वेश्चन जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है 31 का ऑप्शन बी मुहरों से। नेक्स्ट प्रश्न है कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? तो देखिए कौटिल्य का जो संबंध था वह तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। ठीक, जो जहांगीर था वह गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? 34 का ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो है वह मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। सती प्रथा का निषेध किया गया। सती प्रथा का निषेध किया गया तो 35 का सही जवाब बताइए। ऑप्शन बी 1829 में। सती प्रथा का निषेध किसने किया था, कब किया गया था? 1829 में किया गया था। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ? तो पूना पैक्ट की बात करें तो यह अम्बेडकर और गांधी, भीमराव अम्बेडकर और गांधी के बीच यह पूना पैक्ट होता है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि पूना पैक्ट कब हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी? तो 37 का सही जवाब ऑप्शन डी एम फतिमा बीबी हो जाएंगी। एम फतिमा बीबी जो है वह उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। अगला प्रश्न 38 नंबर है, इसका सही जवाब बताएं कि 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। किसी विधेयक के धन विधेयक होने पर निर्णय कौन करता है? किसी विधेयक के धन विधेयक होने पर निर्णय कौन करता है? तो 38 का ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो होता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है उसकी जो संस्तुति थी वह स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। तो 39 का ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? तो 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया। सुंदरवन डेल्टा बनाती है 41 का सही जवाब बताइए। सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी बनाती है। गंगा नदी बनाती है। ब्रह्मपुत्र रहता तो ब्रह्मपुत्र सही हो जाता, लेकिन ब्रह्मपुत्र नहीं है। और यहाँ सुंदरवन का डेल्टा कौन बनाती है? तो गंगा नदी बनाती है। 41 का ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में
मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान प्राप्त करने की जो है अधिकार प्राप्त है? 42 का ऑप्शन सी, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को। अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जिसमें द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो थे वह वोट दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो। तो देखिए, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए आपका जो उम्र होना चाहिए वह आपका 25 वर्ष होना चाहिए। अगर आप 25 वर्ष के हो गए हैं, अगर आप उसके जो भी विभिन्न पहलू हैं अगर वो आपके पास है तो आप इस चुनाव को लड़ सकते हैं। ऑप्शन डी 25 वर्ष सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? तो 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा सेना। सेना जो है एक राज्य का घटक नहीं है, सेना देश का घटक होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? यूएनओ का जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें कितने अवधि के लिए चुना जाता है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो 45 का ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए, यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? तो 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अरस्तु ने कहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 47 का जो है ऑप्शन डी 12 हो जाएगा। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देश के बांधों को भारत का मंदिर कहने वाला व्यक्ति जो थे वह कौन थे? तो 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा जिसे काली मिट्टी कहते हैं उसका दूसरा नाम जो है वह रेगुड़ मिट्टी है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है वह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न, सांगपो किस नदी का उपनाम है? सांगपो किस नदी का उपनाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का। सांगपो किस नदी का उपनाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का। अगला प्रश्न, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 52 का ऑप्शन डी 7 हो जाएगा। 7% भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है बिहार में। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम में। भारत में कोयले का 100 प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो देखिए, भारत में सबसे पहले कोयला का जो उत्पादन होता है वो झारखंड में होता है, 1 नंबर पर अभी भी है। आगे देख लीजिए, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? तो कोसी नदी घाटी परियोजना का जो आरंभ था वह 1954 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो 56 का ऑप्शन है जलवायु। इसका सही आंसर जलवायु हो जाएगा। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? सालों भर होती है। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा आपका सालों भर होती है। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं जहां से भूकंप की घटना उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो 59 का सही जवाब ऑप्शन सी ज्वालामुखी हो जाएगा। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा का वाल्व कहा जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस जो है वह आर्गन है। आर्गन की सबसे ज़्यादा मात्रा है वायुमंडल में, और यह अक्रिय गैसों में आर्गन की सबसे अधिक मात्रा है वायुमंडल में। वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। तो 61 का ऑप्शन है ठंडी तथा शुष्क। ठंडी तथा शुष्क में वायु प्रायः सर्वाधिक होता है। किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? किस मेघ का शीर्ष गोभी का फूल तो सभी लोग जानते हैं उसी के समान होता है। तो कपासी मेघ जो होते हैं उसके सिर जो होते हैं वो गोभी के फूल के बराबर होते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है कतई जहर प्रश्न स्वेज नहर जोड़ती है दोस्तों। ऑप्शन है भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर जोड़ती है
भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न देख लीजिए 64 नंबर, किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो 64 का सही जवाब ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर हो जाएगा। आर्कटिक महासागर, किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को। अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? यह प्रशांत महासागर स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वह मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। 1857 की नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 का जब क्रांति हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन था। लॉर्ड पामस्टन जो था वह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था 1857 की क्रांति के समय। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 68 का सही जवाब ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट प्रश्न है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 69 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड जेम्स फोर्ड। असहयोग आंदोलन जब भारत में शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। किस समाज सुधारक ने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही जवाब राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे जिन्होंने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो देखिए 4 बार बौद्ध संगति हुआ है और प्रथम बार आजाद शत्रु के शासनकाल में हुआ। प्रथम बार आजाद शत्रु के शासनकाल में राजगृह में जो है वह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो 72 का सही जवाब ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वह आपका चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी थे। चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो थे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो था वह सारनाथ में दिया था। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? लूसेंट वाला क्लास में आपको करवाया है। तो इसका सही आंसर विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। और यह B.A. स्मिथ जो इतिहासकार थे इन्होंने ही सर्वप्रथम कहा था चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए राज्यसभा की जो बैठक की अध्यक्षता है उपराष्ट्रपति करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और निम्नलिखित में से भारत में खरीफ फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल के साथ साथ जो है वह मूंग की फसल भी उगाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मूंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? निम्नलिखित में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही जवाब गुजरात हो जाएगा। गुजरात का समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वह राजस्थान सबसे बड़ा है। जल के हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात होता है। देखिए जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात की हम लोग बात करें तो यह 2:1 का होता है, 2:1। अंगूर का किण्वन करना एक है। अंगूर का किण्वन होता है सभी लोग जानते हैं और यह एक है कौन सा परिवर्तन है? तो यह आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन करना, लेकिन किण्वन से फिर अंगूर नहीं बना सकते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन है। पर आप रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ये सभी चीज़ आपको पढ़ना होगा, फिजिक्स में पढ़ना है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? सभी लोग जानते हैं दही में जो होता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत बिहार फार्म में पूछा गया प्रश्न, तो इसका सही जवाब मोटर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को मोटर कहते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु की वेग को हम दोगुना कर देते हैं तो उसका जो संवेग होगा वो भी दुगुना हो जाएगा और उसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा वह 4 गुना हो जाएगा। तो उपयुक्त दोनों सही है।
बरसात की बूंदों के गोलाकार होने का कारण है पृष्ठीय तनाव, बहुत बार बताया है। बरसात के बूंदे गोलाकार होते हैं पृष्ठीय तनाव के कारण। ध्वनि का वेग का मानक सबसे कम होता है, ध्वनि का वेग का मानक सबसे कम होता है। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन सी गैस में हो जाएगा। गैस में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। निम्नलिखित में कौन सी घटना ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो इसका सही आंसर जो होता है ऑप्शन सी होता है ध्रुवन। ध्रुवन जो है यह एक घटना है जो ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी वैसे ही रहता है। किसी चालक के नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम जो है ओम का नियम है। ओम का नियम याद कर लीजिए, किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। D2 और ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालती है? तो देखिए, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। तो कुकिंग गैस कैसा होता है? तो कुकिंग गैस की बात करें तो यह द्रव के रूप में होता है। निम्नलिखित में किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? एंजाइम बताना है। तो देखिए, विषाणु जो होते हैं इसमें एंजाइम नहीं होते हैं, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन होते हैं, इसलिए विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो देखिए, रासायनिक प्रयोगशाला में जो लिटमस पत्र उपयोग में लाया जाता है यह लाइकेन से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन है। तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, बिल्कुल सही है। ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का कहाँ उपयोग होता है? ये O2 का उपयोग होता है। O2 यहाँ पूछा जा रहा है। CO2 का उपयोग तो होता ही है, लेकिन O2 का उपयोग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 97 नंबर देख लीजिए, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? देखिए, मुख से जो निकली लार होती है वह जो होती है वह आपका स्टार्च का पाचन करता है। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग अग्रसित होता है? तो 98 का ऑप्शन है गला हो जाएगा। और अगला प्रश्न 99 नंबर, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी एंजाइम हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, शरीर के थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क में करके आएंगे। और उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में तब तक ले जय हिंद, जय भारत।